Hello dear students, this is Pallavi Sharma, Commerce Faculty, Economics Lecturer. Students, this is my 11th video. In the last video, I have completed the second chapter also of microeconomics, but this time I decided to start one of the macroeconomic part of the exercise. This macroeconomic part is similar to the very first video which I discussed, the introductory economics. Here also you'll find the basic difference between the microeconomics and macroeconomics, but with some elaborated points. Students, so let's begin with our macroeconomic chapter. So, in 1936, J.M. Keynes, I think this word and this name you have heard many a times in my videos, Keynesian thought. J.M. Keynes, in his famous book, The General Theory of Employment, Interest and Money, gave this concept and introduced macroeconomics, that is, Sampashti Arthashastra. The contribution of few economists like Hicks, Hansen, Gardner in modern economics is immense. So, इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप से परिभाषित किया जाता है जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों का अध्ययन करती है, जैसे बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या, मंदी की समस्या इत्यादि। यहाँ हम इस चैप्टर में दो प्रमुख विचारधाराएं देखेंगे। वह विचारधाराएं हैं, एक पहला परंपरावादी विचारधारा और दूसरा केन्शियन विचारधारा। इसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट स्कूल ऑफ थॉट एंड सेकंड केन्शियन स्कूल ऑफ थॉट। इस विचारधाराओं में परंपरावादी और केन्शियन में दोनों में आधारभूत अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम परंपरावादी विचारधारा से। इस परंपरावादी विचारधारा में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था देखी जाती है, जिसमें बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के साधनों को सदैव पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। अगर अल्पकाल के लिए बेरोजगारी पाई भी जाती है तो वह स्वयं ही दूर हो जाती है। यह इस परंपरावादी विचारधारा की अपनी थॉट थी, जिसको हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स, जिसमें प्रमुख हम कह सकते हैं कीन्स को, जिनके नाम पर यह विचारधारा बनी है, दैट इज़ केन्शियन स्कूल ऑफ थॉट, इनके हिसाब से साधनों को सदैव पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए बेरोजगारी स्वयं दूर नहीं होती है और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। रोजगार के अवसरों का सृजन करना, निवेश और उत्पादन करना, यह सब सरकार को देखना चाहिए। तो यह दोनों विचारधारा आपने देखा और दोनों में आपको अंतर भी देखने को मिली। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर में है वह है एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुल मांग, एंड एग्रीगेट सप्लाई, कुल व्यय। इन दो पॉइंट्स को हम लोग इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे और ग्राफ के साथ इसको समझेंगे। सो AD and ES are related concept in macroeconomics. In the economy, income, output, employment, general price level are determined by AD and AS. So it is necessary to understand its meaning first. तो पहले जो हम देखेंगे वह है AD, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, या हम कह सकते हैं इसे कुल मांग की परिभाषा। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को कहते हैं।
It refers to the sum total of demand of all goods and services in the economy during the period of an accounting year. इसके अंतर्गत हम कुल मांग, उपभोग तथा निवेश फलन, पूर्ण रोजगार, पूंजी की सीमांत कुशलता का अध्ययन करते हैं। इस एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग के कुछ मेन पॉइंट्स हैं या हम मुख्य तथ्य कह सकते हैं इसके। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ योर कुल मांग या एग्रीगेट डिमांड। यह एग्रीगेट डिमांड वक्र या कर्व हमेशा नीचे की ओर होता है जब भी कीमत स्तर से संबंधित होता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जब भी एडी कर्व कीमत स्तर से संबंधित होता है, दैट इज प्राइस लेवल से हम डिस्कस करते हैं, तो हमारा जो एडी कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। यह डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि मांग में विपरीत संबंध की वजह से। ठीक विपरीत यह वक्र ऊपर की ओर भी होता है जब यह आय से संबंधित होता है, क्योंकि आय और मांग में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। तो हमने दो मेन पॉइंट्स देखा। इन दोनों मेन पॉइंट्स को अच्छे से आप ग्राफ से समझेंगे। अभी प्लीज़ इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। दैट इज़, मैंने कहा कि जब भी कीमत स्तर, दैट इज़ प्राइस लेवल की हम बात करते हैं और एडी कर्व की बात करते हैं, तो हमारा एडी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि यह डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि यह हमेशा कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। यहाँ मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहती हूँ। कीमत और मांग, दैट इज़ प्राइस एंड डिमांड में विपरीत संबंध का अर्थ होता है जब भी हम, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम आप कोई भी जो भी कंज्यूमर्स हैं, वह जब किसी भी वस्तु की प्राइस जो होती है बढ़ जाती है तो हम उसके कंजम्पशन को थोड़ा कम कर देते हैं, या अगर ज़रूरत की चीज़ बहुत नहीं है तो हम उसके कंजम्पशन को बिल्कुल नेग्लिजिबल ही कर देते हैं। यह एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मिल्क कंजम्पशन घर में 4 लीटर्स है और मिल्क की प्राइस बढ़ गई है 2 रुपीज़, तो जहां आप 4 लीटर्स कंज्यूम कर रहे थे, हो सकता है कि आपके घर में राशनिंग करके उसे 3.5 पे आप ले आइए, क्योंकि 2 रुपीज़ प्राइस बढ़ गया है। यह एक माइंडसेट होती है कि जब भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो हम उसके कंजम्पशन को थोड़ा कम कर देते हैं। और ठीक इसके विपरीत, जब भी हम प्राइस कम हो जाती है तो हम उस वस्तु को थोड़ा ज़्यादा भी कंज्यूम करने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखा गया है एडी कर्व या एडी वक्र जो है, जब प्राइस लेवल, प्राइस के साथ उसकी रिलेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में विपरीत संबंध की वजह से the curve is always downward sloping. And the next point which I discussed, that when it is related, that is AD curve, when it is related with income, we see the curve is upward sloping. क्योंकि इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ कि इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है, कैसे पाया जाता है।
अगर किसी व्यक्ति की इनकम जो है वह 1000 रुपीज़ है पर मंथ और किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपीज़ है पर मंथ, तो जो 1000 वाला है व्यक्ति, उसकी इनकम में अगर हम बढ़ोतरी कर दें तो वह जितनी वस्तुएं कंज्यूम कर रहा था 1000 रुपये में, वह उसकी इनकम या आय बढ़ने की वजह से उसके कंजम्पशन में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। क्योंकि ये माइंडसेट है, आपके पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो आप अपने लग्जरियस लाइफ, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने कंजम्पशन में थोड़ा ध्यान देने लगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन की वजह से द कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड and I will explain this with the diagram in my next video. So coming back with the AD curve, there is some measurement techniques also of aggregate demand curve. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तुओं और सेवाओं पर लोग कितना खर्च करते हैं। यह कुल व्यय ही अर्थव्यवस्था में कुल मांग का मापक होता है। कितना लोग खर्च करने की कैपेसिटी रखते हैं या कितना खर्च कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा। यहाँ कुल मांग के कंपोनेंट्स हम देखेंगे। एडी कैसे फॉर्म होता है, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बनाने में किन किन घटकों या कंपोनेंट्स को लेकर हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो AD इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यह हमारा एक फॉर्मूला कह लीजिए अपने इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने का तरीका है। यहाँ C हम कह रहे हैं दैट इज़ कंजम्पशन या उपभोग को। C प्लस आई मैंने कहा, I इज़ इन्वेस्टमेंट और निवेश, G इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय, X इज़ एक्सपोर्ट्स निर्यात एंड M इज़ इम्पोर्ट्स। तो यह हमारे मेज़रमेंट का एक तरीका है और किन कंपोनेंट से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व बना है। यहाँ कुल मांग फलन का व्यवहार भी हम देखेंगे। यह हम जानते हैं कि कुल मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है। ऑब्वियसली टोटल डिमांड जो होगा वो किन चीज़ों पे इफ़ेक्टेड होगा, आय के स्तर पर, आपके इनकम के स्तर पर, आपके क्रय शक्ति पर, कैपेसिटी टू परचेज उतनी ही अधिक होती है। यहाँ हम दो बात देखते हैं। आय के शून्य होने पर भी कुल मांग का एक न्यूनतम स्तर हमेशा बना रहता है। यहाँ मैं कह रही हूँ कि एडी कर्व जो है वो हमेशा एक अपने न्यूनतम स्तर पर बना रहता है। यह कर्व जब मैं बनाऊंगी तो आप देखोगे कि यह कर्व कभी भी 0 पॉइंट से शुरू नहीं होता है। यह हमेशा हमारे एक्स एक्सिस के थोड़े से ऊपर से इसकी शुरुआत होती है। यह क्यों होता है? क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें भोजन और अनिवार्य वस्तुओं की मांग करनी ही पड़ती है। इस क्रम में हमें दूसरों से उधार लेना भी पड़ जाता है और हमें अपनी पहली बचत को भी खर्च करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, जब आय बढ़ती है तो मांग में भी वृद्धि होती है। यह मैंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल से समझाया कि अगर किसी की इनकम में बढ़ोतरी करोगे तो उसकी डिमांड, उसके कंजम्पशन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग अपनी आय के कुछ भाग की बचत करने में लगाते हैं
और आय की तुलना में व्यय में कम दर से वृद्धि देखने को मिलती है। आय में होने वाली वृद्धि की दर व्यय में होने वाली वृद्धि की दर से अधिक होता है। इससे मैं आपको एक एडी शेड्यूल या कह लीजिए एडी अनुसूची को ड्रॉ करके उसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस videos, it will be very helpful for you, and please intimate your friends about the classes going on the online mode. Thank you.